नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कृत्रिम परागण के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कृत्रिम परागण के अंतर्गत इमैस्कुलेशन, जिसको हम विपुंसन कहते हैं, और बैगिंग थैलीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या कृत्रिम परागण किसे कहते हैं। किसी चयनित पादप से परागकण प्राप्त कर इच्छानुसार किसी वर्तिकाग्र तक पहुंचाना कृत्रिम परागण या कृत्रिम संकरण कहलाता है। देखिए, कृत्रिम परागण या कृत्रिम संकरण का उपयोग क्या है कि हम इसके माध्यम से किसी चयनित पादप से, जिसमें वांछित लक्षण होते हैं, वांछित जो पादप होता है, उससे परागकणों को लेकर के किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचाते हैं। और चूंकि यह कार्य मनुष्य के द्वारा कराया जा रहा है, इसलिए ये एक प्रकार का कैसा है, पर परागण है, क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें एजेंट कौन है, मनुष्य है। सामान्यतः ये जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है, या जिसको हम कृत्रिम संकरण भी कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, ये सामान्यतः फसलों में सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए ये आवश्यक है कि वर्तिकाग्र पर वांछित लक्षण वाले परागकण ही पहुंचे एवं अवांछित लक्षण वाले परागकण वर्तिकाग्र को दूषित ना करें। इस प्रक्रिया के लिए हम इमैस्कुलेशन और बैगिंग की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। कृत्रिम परागण के अंतर्गत सबसे पहला जो स्टेप हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है इमैस्कुलेशन, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं विपुंसन। सामान्य भाषा में पुंकेसर का अलग होना, ये प्रोसेस कहलाती है विपुंसन। आइए देखते हैं। किसी द्विलिंगी पुष्प में कृत्रिम परागण कराए जाने के लिए पुष्प के नर जननांग पुंकेसरों को परागकोश के स्फुटन से पूर्व ही अपरिपक्व अवस्था में पुष्प से अलग कर दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहते हैं। देखिए, ये एक पुष्प है जो मैंने आपको डायग्राम से दिखाया है, और इस पुष्प में, ये द्विलिंगी पुष्प है, तो इसमें सीधी सी बात है, इसमें क्या होंगे आपके, इसमें पुंकेसर भी होंगे। मैं आपको डायग्राम में समझा दूं। मान लीजिए इसके पुंकेसर हैं, और इसमें क्या होगा, आपका एक स्त्री केसर भी होगा। ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो पुष्प है, इस पुष्प में कुछ हम वांछित लक्षण हम डालना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से किसी दूसरे पुष्प से परागकणों को लेकर के जो अच्छे लक्षण वाले हैं, वांछित लक्षण वाले हैं, उनको इस स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर डालना होगा। लेकिन यहाँ पे डालने से पहले ये संभावना है कि क्या पता इसका परागकोश खुद फट जाए, इसका पुंकेसर से परागकोश फट जाए और यहाँ से परागकण इस स्त्री केसर को क्या कर दें, निषेचित कर दें। तो हमारा पहला दायित्व होता है कि पुष्प के शिशु अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में ही हम इस पुंकेसर को और इस पुष्प के अंदर जो भी पुंकेसर हैं, उन पुंकेसरों को इस पुष्प से काट करके बाहर निकाल दें, ताकि इस पुष्प के वर्तिकाग्र को इस पुष्प का अपना परागकोश से निकला परागकण निषेचित ना कर सके। और यही पुंकेसरों को अलग करने की जो क्रिया है, उसको हम इमैस्कुलेशन या विपुंसन कहते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, ये पुष्प के परागकणों को, पुंकेसरों को निकालने का यहाँ चिमटी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। अब इमैस्कुलेशन में यह आवश्यक है कि यह क्रिया पुष्प के शिशु अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में ही कर लिया जाए, क्योंकि अगर हम बाद में करेंगे तो ये संभावना है कि परागकोश फट चुके हुए हों और उसके परागकण निकल करके स्त्री केसर को निषेचित कर चुके हों। तो कौन सा परागण हो जाएगा, स्वपरागण हो चुका होगा। और हम जो चाहते हैं वांछित परागकणों से इस वर्तिका को निषेचित करना, वो संभव नहीं हो पाएगा। तो हमारा पहला स्टेप ये है कि ये प्रक्रिया प्रारंभिक अवस्था में ही हो जाए, जिस समय स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही क्या हो, इमेच्योर हो, अपरिपक्व हो। आप ये जानते हैं कि इमैस्कुलेशन के माध्यम से हम स्वपरागण की क्रिया को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। क्योंकि अगर एक पुष्प में अपना परागकण नहीं है, अपना पुंकेसर नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उस पुष्प में किसी दूसरे पुष्प के परागकण आएंगे। तो यहाँ इमैस्कुलेशन की जो प्रोसेस है, वो स्वपरागण को रोकने का काम करती है। अब यहाँ एक स्टेप ये भी आ सकता है कि यदि पुष्प एक लिंगी हो तो क्या होगा। तो देखिए, अगर पुष्प एक लिंगी है तो स्वाभाविक सी बात है कि मादा पुष्प जो होगा उसमें पुंकेसर मौजूद नहीं होगा।
तो ऐसे पुष्पों में कृत्रिम परागण कराने के लिए इमैस्कुलेशन तकनीक का इस्तेमाल हम नहीं करते। ये जो स्टेप है, ये स्टेप हम एक लिंगी पुष्पों के लिए नहीं करते। वहां हम सीधे एक लिंगी पुष्पों में मादा पुष्प को ले लेते हैं और उसमें इमैस्कुलेशन नहीं कराते, क्योंकि एक लिंगी पुष्प जो मादा पुष्प है उसमें पुंकेसर मौजूद नहीं होगा। इमैस्कुलेशन कराने के बाद, अर्थात अवांछित पुंकेसरों को पुष्प से अलग कर देने के बाद, जो हम अगला स्टेप लेते हैं वो लेते हैं बैगिंग, थैलीकरण। अब देखिए, कृत्रिम परागण की प्रक्रिया के दौरान विपुंसित किए गए पुष्प को किसी थैले द्वारा ढकने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बैगिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अवांछित परागकणों के प्रवेश को रोकना है। अब देखिए, हमने पहले स्टेप में मैस्कुलेशन में क्या किया था कि ये जो पुष्प है इसके पुंकेसर हमने अलग कर दिए थे, लेकिन अगर हम इस पुष्प को खुला छोड़ दें तो ये संभावना है कि किसी और पुष्प के परागकण इसमें आके लग जाएं और निषेचन कर दें। तो जिस वांछित लक्षण वाले परागकण को हम इस तरीके से लाना चाहते हैं उससे पहले ही इसका क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। तो हमें इस पुष्प को सुरक्षित रखना है बाहरी वातावरण में मौजूद अन्य परागकणों से। तो हम क्या करते हैं, इस पुष्प को जिसमें हमने विपुंसन किया है इसके बाहर एक थैले रूपी संरचना का निर्माण करके इसको ढक देते हैं ताकि इसका संपर्क बाहरी वातावरण से क्या हो, कट जाए। और इस क्रिया को हम बैगिंग का नाम देते हैं। अगर कोई पुष्प एकलिंगी है तो स्वाभाविक सी बात है कृत्रिम परागण के दौरान उसमें विपुंसन की क्रिया तो नहीं होगी, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, क्योंकि पुष्प एकलिंगी है तो उसमें स्त्री केसर होगा लेकिन पुंकेसर नहीं होंगे। लेकिन ऐसे पुष्प में हम बाहरी वातावरण से परागकणों के प्रवेश को रोकने के लिए शिशु काल में ही बैगिंग की प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है हमको कि एकलिंगी पुष्पों में इमैस्कुलेशन तो नहीं होगा क्योंकि पुष्प एकलिंगी है, लेकिन उस पुष्प को भी हमें शिशु काल में बैगिंग करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा, ताकि उसके स्त्री केसर को कोई अवांछित परागकण आकर बाहर से निषेचित ना कर दे। तो ये ध्यान रखना है कि बैगिंग का प्रोसेस का उद्देश्य क्या है, किसी भी पुष्प को अवांछित बाहरी परागकणों के प्रवेश से रोकने के लिए, पुष्प के भीतर अवांछित परागकणों के प्रवेश को रोकने के लिए ये प्रोसेस अपनाई जाती है। अब देखिए, बैगिंग की क्रिया में आगे क्या होता है, हमने पुष्प को ढक दिया था। अब ये जो हमने थैला बनाया इसके लिए भी ध्यान रखना है हमको कि ये जो थैला है ये पुष्प के आकार के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं है कि पुष्प बहुत छोटा है और आपने बहुत बड़ा थैला बना दिया, तो ये थैला एक निश्चित आकार का होगा। और जनरली इस थैले को बनाने के लिए हम बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बटर पेपर बहुत हल्का होता है। अगर आप पुष्प में बहुत भारी थैला चढ़ा देंगे तो पुष्प क्या होगा, आपका टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे थैला जो है हल्का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सामान्यतः बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। जब पुष्प परिपक्व हो जाएगा, बैगिंग किया हुआ पुष्प जब परिपक्व हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, वांछित परागकणों को एकत्र कर बैगिंग पुष्प से थैले का हटाकर पुष्प की वर्तिकाग्र पर छिड़क देते हैं। आपने क्या किया, जो बैगिंग किया हुआ पुष्प था उसके थैले को हटाया और जो वांछित परागकण हमने इकट्ठे किए उसे ब्रश के माध्यम से पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे क्या कर दिया, छिड़क दिया। आप डायग्राम में देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये वो पुष्प जिसके बाहर क्या थी, बैगिंग थी। हमने बैगिंग बाहर निकाली और जो परागकण हम चाहते हैं इस वर्तिकाग्र में देना, वो इच्छित परागकणों को हम एक ट्यूब में कलेक्ट करके एक ब्रश के माध्यम से इसके वर्तिकाग्र पर लगा देते हैं। और उसके बाद इस पुष्प को, परागण तो हो गया, इसमें कृत्रिम परागण हमने करा दिया, अब इस पुष्प को क्या करते हैं, हम दोबारा से बैगिंग विधि के माध्यम से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, ताकि अब इसके बाद बाहर से कोई भी परागकण ना आए। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये जो पुष्प है इससे बीज आपके क्या हो गए, विकसित हो गए। और यहाँ पे जो विकसित बीज होंगे वो निश्चित रूप से वांछित लक्षण वाले होंगे। तो ये मेथड है आपका बैगिंग का। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, हमने क्या करना है, पुष्प का विपुंसन करना है। विपुंसन के बाद हमने पुष्प में क्या करना है, उसे थैले से ढक देना है। जब पुष्प परिपक्व हो जाएगा तो जो वांछित लक्षण वाले परागकण हैं उनको हमें ला करके इस पुष्प के वर्तिकाग्र पे क्या कर देना है, लगा देना है एक ब्रश के माध्यम से। और उसके बाद इस पुष्प को क्या करना है, हमें फिर से बैगिंग कर देना है और छोड़ देना है। जब ये पुष्प परिपक्व हो जाएगा तो परिपक्व होके जो इससे बीज बनेंगे वो बीज कैसे होंगे, वांछित लक्षण वाले होंगे। अब हम जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वांछित लक्षण वाले बीज हमें मिल जाएं। और जनरली हम इसका उपयोग फसलों के
सुधार में, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हम कृत्रिम परागण का इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कृत्रिम परागण समझ में आ गया होगा। बैगिंग और इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपकी समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।